Hello dear. Now I'm going to solve another question of accounting equation. क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करते जाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आपको उसको बहुत कीनली, बहुत बारीकी से समझना है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं और कैसे चीजें मूव हो रही है। क्वेश्चन मैं अपने मन से बनाता जा रहा हूं, बुक नहीं है मेरे पास। मैं आपको क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन जो है वो मन से देता जा रहा हूं और उनको आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। द सेम ट्रांजेक्शन यू विल हैव इन द बुक्स, वहां पर फिर आप उसको उसी तरीके से फॉलो करें और सॉल्व कर सकते हैं। पहला ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, गुड्स ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹10,000। जो हमने बिजनेस की शुरुआत की है उसमें बिजनेस की शुरुआत में ही बिजनेसमैन ने ये सारी चीजें एक साथ बिजनेस को दी हैं। ठीक है, तो वॉट एवर जितनी भी चीजें वो बिजनेस में एट ए टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वो सारी उसकी कैपिटल के नाम से ही जानी जाएंगी, चाहे वो कैश के रूप में दे या किसी और रूप में प्रोवाइड करे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 50,000, 40,000 और 10,000 इज टोटल 1 लाख रुपीज, दैट इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेसमैन जो उसने अलग अलग नाम से बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। बट यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये तीन चीजें जो बिजनेस में प्रोवाइड की गई हैं बिफोर दिस, इनमें से कोई चीज बिजनेस में नहीं थी क्योंकि यहां पे सब ब्लैंक पड़ा हुआ है। देयर इज नो असेट, देयर इज नो लायबिलिटी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है तो बिजनेस में कौन कौन सी चीजें जनरेट होती हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस में कैश। बिफोर दिस कैश वॉज 0, लेकिन आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन देयर इज कैश ऑफ ₹50,000। आप कैश में प्लस करेंगे 50,000। उसके बाद जो दूसरी चीज है दैट इज गुड्स। गुड्स मीन्स स्टॉक, दैट इज ऑल्सो असेट। तो यहां पे आप स्टॉक के नाम से या गुड्स के नाम से एक और असेट इंक्रीज करेंगे और ये 40,000। उसके बाद जो आपका फर्नीचर है दैट इज ऑल्सो असेट। इफ यू रिमेंबर मैंने असेट में उसको लिखा हुआ है, तो 10,000 आपकी असेट में फर्नीचर के नाम से ये असेट आएगी जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्नीचर। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास शुरुआत में ही स्टार्टिंग से ही 3 असेट्स बन गई एंड ऑल दीज असेट्स आर गिवन बाय द बिजनेसमैन, देयरफॉर इट इज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम से लिखेंगे टोटल 1 लाख रुपीज। दिस इज 1 लाख। ये आपका पहला ट्रांजेक्शन था जिसमें यहां पे जितनी आपके पास असेट है एग्जैक्टली उतनी ही आपके पास यहां पे लायबिलिटीज हैं। और मेरे पहले ट्रांजेक्शन में मेरी असेट और लायबिलिटीज क्या हो गई हैं, इक्वल है। अब मैं दूसरा ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 एट ए प्रॉफिट of 33 1/3% on cost for cash। जो मेरा अगला ट्रांजेक्शन है यहां पे लिखा हुआ है कि हमने टोटल जो गुड्स था 40,000 का, आउट ऑफ 30,000 का गुड्स हमने सेल आउट किया है जिसको हमने प्रॉफिट में बेचा है। बट प्रॉफिट का अमाउंट आपको मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब ये कि 30,000 का गुड्स आपने एक्चुअली कितने में बेचा है ये आपके सामने डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है, हियर आई हैव गिवन अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच इज 33 1/3% ऑन द कॉस्ट। तो जो गुड्स से आपका 30,000 का मतलब कॉस्ट कितनी है आपकी 30,000 की, इस वैल्यू पर कितना प्रॉफिट लिया गया 33 1/3%। तो उसको सिंपली हम 1/3 भी बोल सकते हैं या 1/3 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि 30,000 के गुड्स में का 1/3 आपने प्रॉफिट लिया हुआ है, मतलब 10,000 रुपया आपने प्रॉफिट लिया है तो आपने इसको कितने में सेल आउट किया है 40,000 में। और फॉर कैश आपने सेल आउट किया है तो यहां पर आपकी कैश इंक्रीज होगी क्योंकि जब आप माल बेचेंगे तो यू विल रिसीव द कैश, तो कैश विल इंक्रीज, राइट, एंड साइमल्टेनियसली योर स्टॉक विल डिक्रीज। तो ये एक असेट इंक्रीज हो रही है, एक असेट डिक्रीज हो रही है। तो असेट बीइंग इंक्रीज इज कैश बाय ₹40,000 जितने में आपने ये गुड्स सेल आउट कर रहे हैं। सोल्ड मतलब बेचना होता है। ठीक है,
और माइनस करेंगे आप स्टॉक में से जो आपने एक्चुअली कितने का था वो वैल्यू आप माइनस करेंगे। 30,000 का ये था, आपने 30,000 इसमें से माइनस किए। फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, ना तो हमने कोई फर्नीचर खरीदा, ना बेचा और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखते हैं टोटलिटी में, तो असेट में टोटलिटी में 10,000 इंक्रीज हुआ है, ये टोटल हो गया 90,000। स्टॉक डिक्लाइन होके रह गया 10,000। फर्नीचर स्टिल 10,000 का है, राइट। अब यहां पर अगर आप टोटल करेंगे तो इट हैज बिकम 1,10,000 वेयर इज कैपिटल इज 10,000। आप फिर से याद करें कि आपको बताएंगे कि अगर आप किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न करते हैं किसी भी चीज से, किसी भी ट्रांजैक्शन से, इफ यू अर्न एनी प्रॉफिट दैट इज एडेड टू द कैपिटल। यहां पे जो हमने सामान बेचा है दैट हैज बीन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो इसका मतलब ये है कि 30,000 का सामान जो आपने 40,000 में सेल आउट किया है, यू हैव अर्न 10,000, दैट 10,000 विल बी एडेड टू कैपिटल। तो यहां पर हम उसको कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। ये मैंने कैपिटल में ऐड किया और इस तरीके से ये बन गया 1,10,000। माई असेट्स एंड माई लायबिलिटीज आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹15,000 include ₹5,000 for next year। ये जो ट्रांजैक्शन है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने इंश्योरेंस करवाया है बिजनेस में, ये भी आजकल जरूरी हो गया है क्योंकि बिजनेस में रिस्क बढ़ गई है, चोरी की, आग लगने की, और आजकल बाढ़ भी बहुत आती है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग मे हैपन, नेचुरल कैलेमिटीज हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट वी कैन रिड्यूस द रिस्क बाय गेटिंग द इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमने करवाया है। इंश्योरेंस का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि आपको जो पॉलिसी इशू की जाती है उसमें यू हैव टू मेक सर्टेन पेमेंट, छोटा सा पेमेंट आपको करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपकी बड़ी अमाउंट की रिस्क कवर करती है। ठीक है, ये एक म्यूचुअल फंड होता है जहां पे सेल्फ हेल्प वाला सिस्टम चलता है कि हम हमारी रक्षा खुद करते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर एक पूल बना लेते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को छोटी छोटी अमाउंट के रूप में पे करते हैं, लेकिन सबके यहाँ आग नहीं लगती है, सबके यहाँ एक साथ इफेक्ट नहीं आता है। तो उसी पूल में से जिसको इफेक्ट आता है, जिसको नुकसान होता है, उसको थोड़ा सा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पे किया जाता है। ठीक है, तो ये हम हमारी हेल्प ही अपने आप से करते हैं इनडायरेक्टली। एनीवे, तो जो भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने एक और चीज बता रखी है कि एक्सपेंस का मतलब होगा कि जिसका बेनिफिट आप उसी साल में लेते हैं, मतलब जो एक टेम्परेरी बेनिफिट के लिए किया जाता है उसको माना जाता है एक्सपेंस। लेकिन अगर आपके एक्सपेंस का इंपैक्ट आपके अकाउंटिंग ईयर के बाद जा रहा है, ठीक है, तो अकाउंटिंग ईयर के बाद का जो पेमेंट है, जो अमाउंट है, वो आपका इस साल का एक्सपेंस नहीं होगा। एक्सपेंस का रिलेशन एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से ही होता है। ठीक है, तो जो अगले साल के लिए कनेक्टेड है, जो नेक्स्ट ईयर से कनेक्टेड है, वो बाय दिस टाइम फॉर द टाइम बीइंग विल बिकम अवर असेट प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहां वही कंसेप्ट मैंने लेकर ये ट्रांजेक्शन बनाया हुआ है। टोटल प्रीमियम जो हमने पे किया हुआ है दैट इज 15,000, उसमें से 5,000 जो है 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर के लिए है। तो इसका मतलब इस साल का जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 10,000 ही है, लेकिन हमने एक्चुअल पेमेंट 5,000 का किया है, तो रिमेनिंग जो 15,000 का किया है, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 है दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इस साल में पेमेंट हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? अगले साल में। तो इट विल बी कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो अब मैं इसका इम्पैक्ट आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीज में आएगा और कैसे कैसे आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच वी हैव पेड।
तो जितना भी पेमेंट किया है इट इज नॉट मटेरियल कि वो अगले साल का है या इस साल का है या लास्ट ईयर के लिए पे किया है। बिकॉज ऑफ इट हैज बीन पेड दिस ईयर तो इट विल रिड्यूस अवर कैश दिस ईयर। तो कैश में से हम कम करेंगे 15,000 विच हैव बीन पेड। 15,000 मैंने कैश में से कम कर दिया, ये तो समझ में आ गया। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसको नील कर देंगे। फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं है, उसको भी नील कर देंगे। ठीक है, अब आउट ऑफ दिस इस 15,000 में से जो 15,000 है उसमें से इस साल का एक्सपेंस कितना है 10,000 और अगले साल के लिए कितना है 5,000। तो जो सिर्फ इस साल का एक्सपेंस है दैट विल बी, जो एक्सपेंसेस होंगे दे क्रिएट द लॉस टू द फर्म एंड लॉसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो जो 5,000 है उसको छोड़ के 10,000 रुपीज जो है वो एज एन एक्सपेंस यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10,000 कैपिटल में से माइनस। अब व्हाट अबाउट 5,000? तो बिकॉज ऑफ वी हैव मेक इट इन एडवांस, तो एडवांस में मतलब प्रीपेड है, प्रीपेड आर अवर असेट। तो यहां पर एक नई असेट आएगी प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। और जब तक हम उसका बेनिफिट नहीं उठाते हैं, हम उसकी सर्विसेज एक्वायर नहीं करते हैं, तब तक वो हमारी असेट के रूप में यहां पर अपीयर होगा। और जब हम अगले साल में इंश्योरेंस की सर्विसेज एक्वायर कर लेंगे, मतलब ये कि अगले साल में हमें जब इसका कवरेज मिलेगा, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी विल रिसीव द बेनिफिट्स। ओके, तो यहां पर ये हो गया 75,000, ये 10,000, this 10,000, this 5,000 और it is 1 लाख। अब आप चेक करें कि आपके सेट की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है। 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 1 लाख। 1 लाख एंड 1 लाख बोथ आर इक्वल। ये मेरी न्यू इक्वेशन थी, न्यू इक्वेशन को शॉर्ट में मैं NE लिख रहा हूं। ये भी मेरी न्यू इक्वेशन है, इसको भी मैंने NE लिखा। अब मैं चौथे ट्रांजेक्शन पर आ रहा हूं, इसमें वो ऐसा है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। ये एक छोटा सा ट्रांजेक्शन है जो आपके सामने नया आया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी असेट की, जो हमारी लॉन्ग टर्म नॉन करंट असेट होती है, उनकी वैल्यू में जो एक परमानेंट फॉल आता है। परमानेंट फॉल आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, तो वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब वो जो वैल्यू ऑफ असेट कम हो रही है दैट इज नॉट सिंपली कैलकुलेटेबल। क्यों? क्योंकि जब तक हम असेट को बेचेंगे नहीं, सेल आउट नहीं करेंगे, तब तक हमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि उसमें वास्तव में कितनी वैल्यू कम हुई है। ठीक है, बट वैल्यू कम हो रही है, ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि हम बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनको हम कमाने के लिए उसमें जो भी लॉस हमें होता है उस लॉस को हमें कंसीडर करना ही पड़ता है। तो अगर मैं फर्नीचर को यूज कर रहा हूं तो यूज करने के कारण उसकी वैल्यू कम हो रही है, और उसी यूज करने के कारण मुझे कहीं ना कोई इनकम जनरेट भी हो रही है। तो अगर मुझे उससे इनकम जनरेट हो रही है तो मुझे उसमें होने वाले लॉस को भी कंसीडर करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जैसे अगर आप सैलरी सपोज करें जॉब करते हैं, है ना, एंड यू आर गेटिंग 50,000 रुपीज पर मंथ। ऑफिस जाने के लिए आप अपनी गाड़ी का यूज करते हैं, गाड़ी में आपका हर दिन का पेट्रोल होता है 50 रुपए का। से आप 25 दिन अगर जाते हैं तो 50 into 25 को मल्टीप्लाई करके ये पेट्रोल का खर्चा तो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जो आप अपनी इनकम में से कम कर देते हैं और ये मानते हैं कि मेरी नेट इनकम इतनी हुई, मतलब 50,000 रुपए सैलरी के मिले और 2,000 रुपए पेट्रोल का खर्च हुआ, तो आप मान के चलते हैं कि आपकी इनकम महीने की कितनी 48,000। बट इट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ आप जो गाड़ी से रोजाना जाते हैं, जो गाड़ी आपने खरीद रखी है 70,000 की या 80,000 रुपए की, उसकी वैल्यू क्या आप 10 साल बाद बेचेंगे? कैन यू गेट द सेम वैल्यू? नो, नॉट एट ऑल। आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये कि आप गाड़ी को यूज कर रहे हैं,
ठीक है, गाड़ी को यूज करने उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आप यूज क्यों कर रहे हैं, टू अर्न द सैलरी। तो सैलरी की अर्निंग में कहीं गाड़ी की वैल्यू में भी लॉस हो रहा है, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ इनकम आपको कैलकुलेट करने के लिए उस लॉस को भी कंसीडर करना होगा, तभी जाके आप अपनी नई गाड़ी के लिए रिप्लेसमेंट वैल्यू जो है, वो फंड जो है वो जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज ये हुआ कि आपने गाड़ी के पेट्रोल के लिए 2000 रुपया खर्च किया, 48,000 रुपया आपने कमाए हर महीने, एंड यू स्पेंड द होल 48,000 रुपीज। 10 साल बाद जब आपकी गाड़ी बेकार हो जाएगी, डू यू हैव एनी मनी टू रिप्लेस द व्हीकल? नो। लेकिन अगर आप मान के चलते हैं कि एवरी मंथ अगर आपकी गाड़ी में 500 रुपए का नुकसान भी हो रहा है, तो साल भर में उसकी वैल्यू 6,000 रुपए कम हो जाती है। तो आप जितना एक्चुअली कैश आ रहा है उसमें से 50,000 आपने रिसीव किया, 2,000 रुपए आपने पेट्रोल के खर्च किए, 48,000 बचे, 48,000 में से आपने 500 रुपए और अलग कर दिए कि ये मेरी गाड़ी का लॉस है। इसका मतलब ये कि मुझे 47,500 रुपीज ही खर्च करने हैं। तो यू विल स्पेंड ओनली 47,500 रुपीज, और 500 रुपए आपके पास हर महीने क्या होता जाएगा, एक फंड क्रिएट होता जाएगा। जो फंड क्रिएट होगा साल भर में 6,000, और 10 साल में आपके पास 60,000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी गाड़ी भंगार हो जाएगी, जब गाड़ी आपकी चलने लायक नहीं रहेगी, या ये मान लो कि आपकी जो 60,000 की गाड़ी थी वो 10,000 में बिक जाएगी लोहे के रूप में, ठीक है, तो आपको 10,000 रुपए वहां से मिल जाएंगे। और तब तक गाड़ी की कीमत कितनी हो चुकी होगी बाजार में, 80,000 रुपए हो चुकी होगी, सपोज कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको 10,000 यहां से मिल गए, 60,000 रुपए आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके थे 10 साल में, 70,000 रुपए हो गए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कितना रुपया और अरेंज करना है, 10,000 रुपीज, ठीक है, और आप आराम से गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया होता तो 10 साल बाद आपको एट ए टाइम 70,000 रुपीज का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ऐसा ही बिजनेस में होता है कि बिजनेस में जो असेट हम यूज कर रहे हैं, टाइम बीइंग वो क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे खराब होती जाएंगी, और उनको कभी ना कभी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कंसीडर द डेप्रिसिएशन, जिससे कि हम उसके लिए फंड इकट्ठा कर सकें बिजनेस में। ओके, तो यहां पर फर्नीचर में भी वही चीज कही गई है कि फर्नीचर को आपको 10% डेप्रिसिएट करना है। अब गॉड नोज कि उसमें एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, बट वी कैन कंसीडर अ रीजनेबल अमाउंट के इतना परसेंट कम होता है। मान के चलते कि फर्नीचर की लाइफ कितनी होती है, 10 साल होती है, तो 10 साल में हम हर साल अगर 10% उसकी वैल्यू वो कम करते जाएंगे, 10 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10% हर साल हम जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि 10 साल बाद हम फर्नीचर को फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, नया फर्नीचर खरीद सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि तब तक इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा, चीजें महंगी होती जाएगी, लेकिन आपको उतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जितना आपको आज एक साथ करना पड़ेगा। मतलब ये कि बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत एट ए टाइम नहीं रहेगी, आप थोड़ा सा उस वक्त मिलाएंगे, बाकी ये सब आपने डेप्रिसिएशन के नाम से हर साल क्रिएट कर लिया है, जो आपको फंड इकट्ठा कर देगा। तो आप दोनों को मिला के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे, ये तो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट था। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपकी कि फर्नीचर को हमें 10% कम करना है। तो फर्नीचर की वैल्यू 10% कम हो रही है। अब यहां पर जो वैल्यू कम हो रही है, वी आर नॉट पेइंग एनी अमाउंट टू एनीबॉडी, ठीक है। ये सिर्फ हम मान के चलें कि हमारी इस सोसाइटी की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन हम इसके लिए कोई पैसा किसी को पे नहीं कर रहे हैं। नो, ये हमारे स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हमारे असेट की वैल्यू जो है 10,000 का, 10,000 का 10%, 1,000 हमने यहां से माइनस किया, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि अगर आपकी किसी असेट की वैल्यू कम होती है तो आपको लॉस होता है। जो लॉस होता है वो आपकी कैपिटल को कम करने का काम करता है। तो हम यहां से 1,000 रुपीज कैपिटल में से कम हो जाएंगे, क्योंकि इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस। और इस तरीके से अब ये 75,000 की आपकी कैश स्टिल आपके पास है, ये 10,000 का स्टॉक अभी आपके पास है, ये फर्नीचर की वैल्यू घट के रह गई 9,000, यहां पे 5,000 आपके पास एज इट इज है। और अब यहां पर बनाते हैं, ये कैपिटल रिड्यूस होके 99,000 रह गई। इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो नई इक्वेशन में आपकी एसेट और लायबिलिटीज क्या होगी, इक्वल हो जाएंगी।
इफ यू मेक द टोटल 75, 85, 90 और 99,000। और अब पांचवा ट्रांजेक्शन जो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, दैट इज वो ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है। फिर से आप कुछ सोचते हैं कि नया ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, और हम यहां पे लेते हैं परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 25,000 फॉर कैश, ठीक है। ये छोटा सा ट्रांजेक्शन लिया है जो सिंपल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं कि हमने गुड्स परचेज किया था, लेकिन वहां पे हमने उधार परचेज किया था, यहां पर हम कैश में परचेज कर रहे हैं, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, व्हाट विल हैपन, गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं दैट विल इंक्रीज, ठीक है। और जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, गुड्स इज अवर असेट, तो ये इंक्रीज इन असेट है। एंड व्हाट वी आर पेइंग, कैश, तो जो हम पे करेंगे वो चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैश विल डिक्रीज एंड गुड्स विल इंक्रीज, ओके। तो यहां पर मैं इफेक्ट दिखा रहा हूं आपको, 25,000 आपकी कैश में से माइनस हो जाएगा और 25,000 आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा, जबकि फर्नीचर पर अब कोई इफेक्ट नहीं है, प्रीपेड में कोई इफेक्ट नहीं है और कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना कोई लॉस हो रहा है, ना कैपिटल हम पेमेंट कर रहे हैं और ना ही कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है, ओके। तो अब मैं यहां पर नई इक्वेशन बना देता हूं। ये हो गया 50,000, ये हो गया 35,000, ये 9,000, ये 5,000 और ये 99,000। मतलब टोटलिटी में हमारी असेट और लायबिलिटीज पर ओवरऑल इफेक्ट जीरो है, ठीक है। इंडिविजुअल इफेक्ट आया है असेट और लायबिलिटीज पर, असेट पर एक कम हुई है, एक ज्यादा हुई है, लेकिन अल्टीमेटली जो टोटल इफेक्ट है वो जीरो है।